लेकिन जी ताज़ा तरीन खबर के मुताबिक, बल्कि ब्रेकिंग न्यूज के मुताबिक, रावलपिंडी डिवीजन के साबिक कमिश्नर चट्ठा साहब ने एक दफा फिर तहलका-खेज इंकशाफात करके सियासी मैदान में हलचल पैदा कर दी है। इससे कबल चट्ठा साहब ने इलेक्शन के अगले दिन तहलका-खेज इंकशाफ करते हुए इस बात का इतराफ किया कि मैंने अपने मातहत अफसरान के साथ, रिटर्निंग अफसरान के साथ मिलकर रावलपिंडी डिवीजन की तमाम कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात में बदतरीन धांधली की और पीटीआई के से मंसूब जितने भी पीटीआई पार्टी के जितने भी आजाद उम्मीदवार थे, जो कि कोई 60,000 की लीड से जीत रहा था, कोई 70,000 की लीड से जीत रहा था, और मैंने अपने साथियों के साथ मिलकर इन तमाम आजाद पीटीआई के उम्मीदवारों को हराने में बुनियादी किरदार अदा किया। और उन्होंने कहा कि मैं मुजरिम हूं, मैं इस काम को करने का जो है वो अपने सर पर लेता हूं जिम्मेदारी, और मैं अपने आप को पुलिस के मुकर्रम पर छोड़ता हूं, और मैं दरखास्त करता हूं कि मुझे इस बात की जो है वो सजा दी जाए। बल्कि मुझे कचहरी चौक पर उन्होंने कहा था कि मुझे फांसी पर लटकाया जाए, मुझे कचहरी चौक में सजा दी जाए, और अपने साथियों को भी उन्होंने कहा था कि उनको भी सजा दी जाए। बल्कि उन्होंने कहा था रिटर्निंग अफसरान मेरे पास रोते हुए आए थे इस बदतरीन धांधली का जो है वो शिकायत लेकर। और फिर उन्होंने ये बात भी कही थी कि मैं ये बोझ दिल पर उठाए फिर रहा था, और मैंने सुबह की नमाज के वक्त सुबह जब उठा तो मैंने खुदकुशी की कोशिश की। जी, सुबह की नमाज का उन्होंने बिलखुसूस तस्करा किया है। लिहाजा आपने सुबह की नमाज को बिलखुसूस अपने ज़हन में रखना है कि एक 20वें ग्रेड का ब्यूरोक्रेट आपके सामने ये इंकशाफ कर रहा है कि मैं सुबह की नमाज भी पढ़ता हूं, और सुबह की नमाज पढ़ने के बाद मैंने एक ऐसा जुर्म जो कि सरजद हुआ मुझसे, मैं उस पर नादम होने के बाद खुदकुशी करने लगा था। फिर मुझे ख्याल आया, सेकंड थॉट आई कि मैं क्यों ना आवाम को इससे आजाद करूं और मैं अपने दिल का बोझ हल्का करूं, और मैं इस जुर्म को का कन्फेशन जो है वो आवाम के सामने करूं। और फिर उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को पुलिस के पर छोड़ता हूं। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने के बाद चट्ठा साहब की एक तजिया पेश किया था फौरी तौर पर एक वीला करने के बाद, जिसमें हमने ये दलाइल दिए थे कि ये कैसे मुमकिन है कि एक ऐसा सिस्टम कि जो मुकम्मल तौर पर करप्शन की जद में है, उसमें एक छोटे अफसर से लेकर एक बड़े अफसर तक, चट्ठा साहब 20वें ग्रेड में 30-35 साल सर्विस हो चुकी है इनकी, अगले महीने रिटायर होने वाले हैं, और यकीनन ये 30-35 साल के अंदर इस सिस्टम के अंदर, इस करप्शन जरा सिस्टम के अंदर रहे हैं, और ये 20वें ग्रेड तक तरक्की भी की है इन्होंने। और पाकिस्तान के इस निजाम के अंदर के जहां पर सियासतदान करप्ट हैं, जहां पर हुक्मरान करप्ट हैं, जहां पर ब्यूरोक्रेसी करप्ट है, सिवाय इक्का दुक्का बंदों के, और अगर वो इक्का दुक्का जो बयानदार हैं वो इतने बड़े होते पर नहीं पहुंच सकते। ये ज़हन में रखें कि इक्का दुक्का लोग ईमानदार हैं, लेकिन ईमानदार कभी भी तरक्की करके इतनी बड़ी पोजीशन पर नहीं पहुंच सकता। ये बात तयशुदा बात है, तहकीकशुदा बात है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। क्यों कि जितनी बड़ी पोजीशन पर कोई जाता है, सियासतदान, हुक्मरान या बड़े ब्यूरोक्रेट जो करप्ट लोग हैं, वो खुद उनको लेके जाते हैं और उन्हें अपने मफादात की खातिर ले जाते हैं, कि जो क्योंकि उन्हें खुद भी चोरी करनी होती है, उनको ऐसे साथी हमनवा चाहिए होते हैं जो उनके इस करप्शन में, इस चोरी में, माल बटोरने में साथ दे सके। ऐसे नहीं चाहिए कि जो उनको बेनकाब करें और खुद भी ना करते हैं। उनको खुद भी करप्शन करनी होती है, और इन्हीं के जरिए करते हैं, और इनके जरिए तब करेंगे कि जब वो खुद करप्ट होंगे, करप्ट लोगों को लगाएंगे तो करप्शन करेंगे। लिहाजा प्रैक्टिकली ये किसी सूरत में ये खारिज अज़ इम्कान बात है कि अगर आपको ये बात कहे कि यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी के अंदर कोई ऐसा बंदा इतनी बड़ी पोजीशन पर पहुंच गया और उसने जिंदगी में किसी के लिए करप्शन नहीं की या अपने लिए करप्शन नहीं की, लिहाजा ये बात हमने इस बात का 100% दलाइल के साथ साबित किया था कि जहां पर ब्यूरोक्रेसी के अंदर बैठे हुए एक छोटे क्लर्क लेवल का बंदा भी जो है, उसके पास इतने वसाइल, इतनी गाड़ियां, इतने माल बंगले होते हैं कि उनके बच्चे आला आला इदारों में जो है वो तालीमी इदारों में तालीम हासिल करते हैं। बल्कि कुछ के बच्चे जो है वो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के अंदर भी तालीम हासिल करते हैं, जिनकी फीस डॉलर्स में, हजारों डॉलर्स में होती है। तो ये एक ब्यूरोक्रेट जिसकी तरह क्या इतनी है कि वो अपने बच्चों को, या एक अदना लेवल का क्लर्क लेवल का, या एक छोटे 16-17वें ग्रेड का अफसर जो है वो इतने बड़े इदारों में जो अपने बच्चों को तालीम, प्राइवेट इदारों में या आलमी इदारों के अंदर तालीम दिलवा सके, या उसके पास इतने वसाइल है कि वो इतनी बंगले, कोठियां, सब कुछ करने के बावजूद अपनी उस तनख्वाह में से सब कुछ पूरा कर रहे हैं। बच्चों की तालीम भी आलमी इदारों में, बड़े प्राइवेट इदारों में जहां लाखों में फीस है, और उसके बाद गाड़ियां भी 2-2, 4-4 बेगमात की गाड़ियां, बच्चों की गाड़ियां, बंगले भी, और उसके बाद इतने वसाइल भी, इतना कैसे मुमकिन हो सकता है? लिहाजा इस सिस्टम के अंदर ये बात खारिज इम्कान है कि कोई बंदा इतना ईमानदार हो कि इस मकाम तक पहुंच जाए, क्योंकि इन पोजीशन पर आम बाखबर लोग ये जानते हैं कि इन पोजीशंस पर लगाया ही उन लोगों को जाता है जिनके जरिए लूटमार की जाती है, और जब जो किसी के लिए लूटमार करने के लिए दस्तयाब होते हैं तो वो खुद भी लूटमार करते हैं यकीनन। लिहाजा हमने तजिया दलील करते हुए बताया था कि ये बुनियादी तौर पर चट्ठा साहब 35 साल हो गए हैं, आज तक उनका जमीर नहीं जागा, और आज उनका जमीर जागा है, और इस ओहदे पर भी मौजूद है। हमने ये बात भी कही थी कि ऐसा नहीं है कि कोई ईमानदार लोग नहीं है, हमने बताया था कि ईमानदार हैं, लेकिन जो ईमानदार होगा उसको उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है इस सिस्टम के अंदर, इस करप्ट सिस्टम के अंदर। या तो आपको ये बात माननी पड़ेगी कि पाकिस्तान का पूरा निजाम बिल्कुल ईमानदार है, चट्ठा साहब अभी तक ईमानदार है, या अगर आप मानते हैं कि ये निजाम मुकम्मल तौर पर
करप्ट निजाम है, तो इसके अंदर जो इक्का दुक्का ईमानदार हैं उनको वो करप्ट कैसे जिंदा रहने दे सकते हैं या इतनी बड़ी पोजीशन तक कैसे पहुंचने दे सकते हैं? क्योंकि उनसे बड़े लोग करप्ट हैं, तो अपने छोटे बंदे को, जो छोटा ईमानदार है, उसको ऊपर पर तरक्की देंगे? कभी भी मुमकिन नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। एक बड़ी पोजीशन पे, अट्रैक्टिव पोजीशन पे लगाने के जो करोड़ों लेते हैं, वो उस पोजीशन पर एक ऐसे बंदे को लगाएंगे खुदा वास्ते के लिए लगाएंगे कि जब तो वो दूसरी तरफ ऐसा बंदा लगा के लोग तैयार बैठे हैं। ऐसा नहीं कि चड्ढा साहब अगर पैसे नहीं देने चाहते तो दूसरा बंदा करोड़ों रुपए लेके बैठा हुआ है, अगर चड्ढा साहब को एक सेकंड के लिए हम ईमानदार मान लें, तो इस पोजीशन के लिए जिन लोगों से पैसे दिलवाकर इन पोजीशन पर आने के लिए जो लाइन में लगे हुए लोग हैं, वो खुद पैसे भी लेके बैठे होते हैं और अपना खिदमत भी पेश करने के लिए बैठे होते हैं। हमें लगाया जाए जी हम आपकी भी खिदमत करेंगे, हर तरह की हमें आजमा के तो देखें। तो इसलिए ये कैसे मुमकिन है कि कोई बाकी लोग मौजूद हो, ऊपर भी करप्ट है, इधर भी करप्ट है, और चड्ढा साहब ईमानदार बंदे हैं, तो उन करप्ट लोग थे, उन्होंने कहा कि नहीं, हमें तो ईमानदार बंदा यहाँ लगाना चाहिए। या इससे पहले जहां भी मौजूद थे उन्होंने कहा इस बंदे को ये ईमानदार है तो उसको रहने दिया जाए, उसको तरक्की भी देते रहे। ऐसा मुमकिन नहीं है कि इस करप्ट निजाम के अंदर अगर कोई बंदा ईमानदार है तो या तो वो जिस पोजीशन पर भर्ती हुआ था उसके कुछ अरसे बाद ही उसी पोजीशन से या उसे एक ग्रेड ऊपर तरक्की पाने के बाद इस निजाम से उसको भगा दिया जाएगा, निकाल बाहर किया जाएगा, या वो खुद भाग जाएगा। दूसरी सूरत यही है कि अगर वो बंदा इस निजाम के अंदर रच बस जाएगा तो फिर यकीनन उसका जमीर बन चुका होगा और वो फिर तरक्की करते हुए इन बड़ी बड़ी अट्रैक्टिव पदों तक तब पहुंच सकता है। अदरवाइज किसी सूरत में भी ये मुमकिन नहीं है, इसको किसी सूरत में भी कोई मानने को तैयार नहीं है। कम से कम वो ऐसे जो मरकजी और ऐसी ओहदे अट्रैक्टिव होते हैं, इन पर कम से कम कोई बंदा भी नहीं पहुंच सकता। ये बात हमने दो वाज़ेह तौर पर बताया था, और फिर हमने ये बताया था कि चड्ढा साहब बुनियादी तौर पर ये सब कुछ इन इक़्तिदार की जो जंग में जो फरीक हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, ये जो पार्टियां इक़्तिदार की जंग में इस वक्त मैदान में नजर आती हैं, ये बाकायदा तौर पर खुद उनमें से किसी एक के ब्याह पर बोल रहे हैं और ये बाकायदा फरीक बन चुके हैं। आज जो चड्ढा साहब ने दोबारा जो तहक़ीक़ इंकशाफात किए हैं वो ये कि चड्ढा साहब ने कहा कि जी मैंने जो माजी में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात इंकशाफ किया था कि हमने इलेक्शन में रिगिंग की और बदतरीन धांधली के बाद हमने पीटीआई के उम्मीदवारों को हराया और मुस्लिम लीग नून के लोगों को जितवाया। ये बुनियादी तौर पर मैंने पीटीआई के एक दोस्त जो कि पीटीआई के ओहदेदार हैं, उस दोस्त के साथ मैं खुफिया तौर पर राब्ते में था और हमारी ये मिली भुगत के साथ जो है वो ये सारा कुछ अंजाम पाया। और मैं लाहौर उस बंदे से मिलने गया था, मिलने जाया करता था, और वहां पर हमारे दरमियान ये तय पाया। उसने मुझे कहा कि आप अगले महीने रिटायर हो रहे हैं, लिहाजा हम आपको मुस्तकबिल में, रिटायरमेंट के बाद मुस्तकबिल में किसी अच्छे ओहदे से नवाजेंगे, क्योंकि आपका एक वसी तजर्बा है, तो हम आपको मुस्तकबिल में वसी ओहदे से नवाजेंगे, किसी बड़े अट्रैक्टिव ओहदे से, इससे भी बड़े ओहदे से नवाजेंगे। लेकिन शर्त यह है कि आपको हमारा ये काम करना पड़ेगा कि इस पूरे सिस्टम को अंडर क्वेश्चन लाना पड़ेगा। आपको एक हाई क्रिएट करनी पड़ेगी, एक ड्रामा क्रिएट करना पड़ेगा। आपको कहा कि आलमी इदारे भी इस पर सवाल उठाए, इस मुल्क के इलेक्शन के हवाले से, और इसको पीटीआई का इसको बेनिफिट भी मिले। अगर आप कुछ करेंगे तो कल आपको मिलेगा। 2 और 2 की बात रह हुई थी बकौल उनके, जबकि हमने उस वक्त जो बात कही थी कि बुनियादी, और फिर आज उन्होंने कहा कि आज इलेक्शन कमीशन को बाकायदा उन्होंने काफी बयान ये दोबारा देने के बाद उन्होंने कहा कि मैं उस बात पर जो कुछ कहा था उस बात की मैं माफी भी मांगता हूं। और उन्होंने ये लिख के दिया कि ये मैं पीटीआई के एक दोस्त के साथ राब्ते में था जो मेरा दोस्त था, और उसके साथ ये तय पाया था, ये बाकायदा उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने लिख के दिया है। और दूसरी बात उन्होंने ये बात की है कि मैंने ये सब कुछ क्यों किया है, उसकी भी वजह उन्होंने इसमें लिख के दी है कि इस वजह से कि मैंने जब ये देखा कि भाई आपको मुझसे सबूत मांगे जाएंगे, जो मैंने इलेक्शन के फौरन बाद कहा था, तो मेरा तो प्रैक्टिकल कोई रोल नहीं है ना, मेरे पास कोई सबूत है। मैंने तो एक बाकायदा तयशुदा मंसूबे के तहत किया था, और उसकी जब मैंने देखा कि अब मेरे पास सबूत तो कुछ भी नहीं है, तो मैंने, और मुझे अपनी मराद इस इन्वेस्टिगेशन के बाद खत्म होती नजर आई। मुझे पता था कि मुझे हो सकता है कि मुझे सजा के तौर पर मेरी मराद खत्म हो जाए, पेंशन खत्म हो जाए, और मुझे नुकसान होंगे, तो जिसकी वजह से मेरे ज़मीर ने दोबारा मुझे मलामत किया। तो मैंने सच बोलने के लिए आपके सामने हाजिर हुआ, इलेक्शन कमीशन ने सब कुछ लिख के दे दिया। जबकि हमने जैसे पहले कहा था कि चड्ढा साहब बजाते खुद जो कुछ कह रहे हैं वो सब कुछ झूठ है। आज फिर भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन में जवाब जमा कराया, और ये जो अभी ब्रेकिंग न्यूज आपको सुना रहे हैं, हमारा भी जवाब दलील है कि चड्ढा साहब अभी दोबारा भी ये जो बात कह रहे हैं कि मैंने किस वजह से ये अभी दोबारा जो बता रहा हूं, उसकी बुनियादी वजह यह है कि मैंने मराद खत्म होते नुकसान की वजह से और इस वजह से मुझे बताना पड़ गया और मेरा ज़मीर ने मुझे मलामत किया। दोबारा चड्ढा साहब झूठ बोल रहे हैं। दरअसल असल का अंदर की कहानी ये है कि रियासती इदारों की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक जब चड्ढा साहब के सामने इनके तमाम तार ये जो ठोस सबूत शवाहिद रखे गए, तो और चड्ढा साहब की खुफिया मुलाकातों की चीजें जब मंजर पर लाकर उनके सामने रखी गई, क्योंकि रियासती खुफिया इदारे तमाम बड़े बड़े जो अपना पोस्टों पर बैठे हुए लोग हैं मुल्क के अंदर, उन तमाम की खुफिया मालूमात हर वक्त इकट्ठे करते रहते हैं। ये उनकी बुनियादी तरीन जिम्मेदारी है, क्योंकि ये बड़े ओहदों पर बैठे हुए लोग किसी वक्त मुल्क की सलामती को दाव पर लगा सकते हैं। लिहाजा खुफिया इदारों की ये जिम्मेदारी है कि उनके हवाले से हमेशा आगाह रहें और इनकी मुलाकातों और इनके हवाले से इनकी नकलो हरकत और इनकी मीटिंग्स और इनकी खुफिया रिकॉर्डिंग्स तक रखते हैं। ये बात तयशुदा बात है, पता है इन सबको, लेकिन उसके बावजूद ये बहुत बड़ा ब्लंडर किया इन्होंने। इनके ज़हन में था कि शायद लोग इसके गहमा गहमी में मसरूफ हैं और मुमकिन है कि वो मेरे ऊपर नजर को ये रख ले। जब खुफिया इदारों ने और इन्वेस्टिगेशन सियासी इदारों ने इन्वेस्टिगेशन के बाद उनके सामने सबूत आए तो उनके पास इनकार का कोई चारा नहीं था। लिहाजा ये जो सब फरमा रहे हैं
کہ ابھی میں جو کچھ سچ بول رہا ہوں وہ پھر مجھے دوبارہ ضمیر نے ملامت کیا اور میں سچ بول رہا ہوں. ایسا نہیں ہے. جب انہوں نے دیکھا کہ ٹھوس شواہد میرے خلاف اکٹھے ہو کے میرے سامنے رکھ دیے گئے، اور ہم نے پچھلے بھی کو یہ بات کہی تھی کہ چٹھا صاحب بذات خود اس جنگ کے اندر ایک فریق ہیں، اور ہم نے یہ بات کہی تھی کہ آپ دیکھ لیجیے گا کہ جو ہی چٹھا صاحب کے خلاف انویسٹیگیشن ہوگی تو پتہ لگے گا کہ چٹھا صاحب کی بنیادی طور پر کیا قیمت لگائی گئی. اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ ہر شخص کی ایک قیمت ہوتی ہے، اور خصوصاً ان عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ جو کرپٹ نظام کا حصہ ہیں وہ خود کرپٹ ہوتے ہیں. اور ہم نے کہا تھا یہ بذات خود اس کھیل کا حصہ ہیں، اور اس وقت پتہ لگ جائے گا کہ جب ان سے انویسٹیگیشن ہوگی کہ ان کی کیا قیمت لگی ہے، اور سامنے کھل کے آ جائے گا. اور آج کھل کر سامنے آ چکا ہے کہ چٹھا صاحب کی باقاعدہ قیمت لگی تھی، اور چٹھا صاحب کے سامنے جب تمام پر ثبوت شواہد رکھے گئے تو ان کے پاس چارہ نہیں تھا سوائے اس بات کا اعتراف کرنے کے کہ وہ اس بات کو مان لے اور اعتراف کر لے جو ثبوت ان کے سامنے رکھے گئے. لہذا مرتا کیا نہ کرتا کہ اصول کے تحت چٹھا صاحب نے دوبارہ تل کا خیز انکشاف کرتے ہوئے انویسٹیگیشن کے نتیجے میں جو ٹھوس شواہد اکٹھے ہوئے، اس سے پہلے کہ وہ ادارے ان باتوں کو لوگوں کے سامنے لے کے آتے ہیں، ان سے کہا گیا کہ آپ کے پاس یہ آپشن ہے، آپ خود اعتراف کریں، اور لکھ کے انہوں نے دے دیا الیکشن کمیشن میں کہ یہ تمام تر جو کچھ میں نے کھیل رچایا تھا وہ بنیادی طور پر ایک اس اقتدار کی جنگ میں جو فریق شامل تھے یہ اس کھیل کا ہی ایک حصہ تھا جو میرے پاس اس کھیل کے اندر، جیسے تھیٹر کے اوپر مختلف کیریکٹر، مختلف لوگ جو ہے وہ اداکار اپنا رول پلے کرنے کے لیے اپنا تھیٹر پر آتے ہیں اور اپنا کردار ادا کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں. تو چٹھا صاحب نے بھی اس کھیل کے اندر اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کی، اور جب چیک وصول کرنے سے پہلے ہی چٹھا صاحب پکڑے گئے اور آج انہوں نے دوبارہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا. پہلے انہوں نے کہا تھا میں پولیس کے سامنے سرنڈر کرتا ہوں، مجھے پھانسی دی جائے، اور آج انہوں نے کہا میں الیکشن کمیشن کے سامنے سرنڈر کرتا ہوں، مجھے معاف کر دیا جائے. چٹھا صاحب کی سادگی آپ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ تم، شاعر نے کہا تھا کہ تم